ना सिर्फ ये बैड इकोनॉमिक्स है, बैड पॉलिटिक्स भी है। इससे महंगाई और तेजी से बढ़ेगी क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाएगा और उत्पादन गतिविधियों में जो पैसा नहीं लगता है तो इससे मुद्रास्फीति भी बढ़ने का खतरा रहता है। तो जनता की बल्ले बल्ले नहीं होगी, जनता को ये भ्रम है। शेयर बाजार तो भाई वो हवा में थोड़ी बढ़ेगा, मोदी चाह करके थोड़ी शेयर बाजार बढ़ा देंगे। वहां जो निवेशक पैसा लगा रहे हैं, बाहर के निवेशक, बड़े बड़े निवेशक जो कि पूरा अध्ययन करके बड़ा उनको देख रहा है ना कि आगे अर्थव्यवस्था और बढ़ने वाली है। तमाम जगहों पर युद्ध हो रहे हैं, दूसरे देशों की हालत खराब है और भारत वो कर रहा है। भारत में उनको संभावना दिख रही, तब ना पैसा लगा रहे हैं, तब ना शेयर मार्केट बढ़ रहा है। दोस्तों नमस्कार, नेशनल वॉइस पर आपका स्वागत है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर इस समय अलग अलग हिस्सों से तमाम नई नई सूचनाएं आ रही हैं। जो सूचनाएं आ रही हैं वह देश के लिए सकारात्मक है। हालांकि इन आंकड़ों पर कई लोग सवाल उठा सकते हैं और खास तौर पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठते रहे हैं, पहले भी आगे भी उठते रहेंगे। यह सरकार की सफलता है या नहीं है, यह एक राजनैतिक विषय हो सकता है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इससे देश का कितना भला होगा, क्या भला हो रहा होगा, इससे क्या अर्थव्यवस्था पर, देश के लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा या क्या पड़ रहा होगा, इस मुद्दे को लेकर के हम बातचीत करने के लिए आए हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय संघटक कॉलेज शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह जी से। साहब, आपका नेशनल वॉइस मीडिया पर स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अभी पिछले दिनों बीएससी सेंसेक्स का जो है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का एक आंकड़ा आया जिसमें हुआ कि बीएससी ने $5 ट्रिलियन की जो उसकी अपनी पूंजी है उसको छू लिया। इसे किस रूप में देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर अगर देखने को कहा जाए तो किस रूप में आप देखते हैं? ये निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था की बेहतरी को दिखाता है क्योंकि जो बीएससी और एनएससी के इंडेक्स हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था के बैरोमीटर है। कोई भी शेयर, किसी भी कंपनी का शेयर अगर बढ़ रहा है, उसके दाम में अगर वृद्धि हो रही है तो निश्चित रूप से वो इस बात का द्योतक है कि उस कंपनी पर निवेशकों का भरोसा है। अच्छा, निवेशकों का भरोसा क्यों जगता है? निवेशकों का भरोसा तब जगता है जब उस कंपनी के कार्य में विस्तार हो, उसकी रेवेन्यू बढ़े, उसके प्रॉफिट बढ़े। तो निश्चित रूप से अगर तमाम कंपनियों के शेयर प्राइसेस बढ़ रहे हैं जो कि हमारे बीएससी और एनएससी के इंडेक्स में दिख रहा है तो ये अर्थव्यवस्था के बेहतर होने का प्रमाण है। और सेंसेक्स अर्थव्यवस्था से आगे आगे चलता है। अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था आगे के महीनों में, आगे के आने वाले समय में और बेहतर करने वाली है। अर्थव्यवस्था के अलग इसमें जो अभी लेटेस्ट सूचना आई, आज ही मैंने सुबह अखबार में पढ़ा कि कहा जा रहा है कि ये इसी दिसंबर 2024 तक सेंसेक्स में जो उसकी अपनी पूंजी है वह करीब करीब $6.25 ट्रिलियन के आसपास तक पहुंच सकती है। 2027 तक यह $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। मतलब अभी इतने वर्षों से जो बीएससी एनएससी चल रहे हैं, इतने लंबी अवधि के बाद तो $5 ट्रिलियन तक पहुंची। अभी 2024 चल रहा है, 3 साल बाद 2027 आ जाएगा, तो 3 साल में लगभग दोगुने का अंतर आ जाएगा। तो इतनी तेजी से ये बदल जाएगा, इतनी तेजी से पूंजी बढ़ जाएगी, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि सेंसेक्स तभी बढ़ेगा जब देश की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क पड़ता दिखेगा। मैंने कहा ना कि ये बैरोमीटर है। तो सेंसेक्स अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसे अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई दिख रही है। जो हमारे निवेशक हैं, जो बड़े बड़े निवेशक हैं, जो बड़ी बड़ी पूंजी शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, वो काफी रिसर्च करने के बाद कंपनियों में निवेश करते हैं। और जब वो अर्थव्यवस्था आगे तेजी से बढ़ने वाली है,
कंपनियों के उत्पादों की वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनकी बिक्री बढ़ने वाली है, तभी उनका लाभ बढ़ेगा, तभी उनकी शेयरों की डिमांड ज्यादा होगी। जब डिमांड ज्यादा होगी तो उनकी कीमत बढ़ेगी। सामान्य तौर पर डॉक्टर साहब, बाहर जो बीएससी एनएससी या जो इस हिस्से में शामिल नहीं होते, ये लोग मानते हैं कि भाई ये तो कंपनी की पूंजी, किसी कंपनी की पूंजी बढ़ रही है, उस कंपनी में जिसने पैसा लगाया है उसका पैसा बढ़ रहा है। जब बीएससी या एनएससी घटेगी या वहां नुकसान होगा तो उसकी अपनी दोनों की पूंजी कम हो जाएगी, उसकी घट जाएगी। इससे आम लोगों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। देश की सेहत पर इसका क्या असर होता है? तो कंपनी और व्यक्तियों के बीच का मामला है, इसे देश का क्या लेना देना? नहीं, देखिए रणविजय जी, आपके इसके पहले वाले प्रश्न का जब भी उत्तर मैं पूरा नहीं दे पाया था। आपने पूछा कि क्या ये अगले 3 साल में दुगना हो सकता है? जी, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन शेयर बाजार जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है। दीर्घ काल में शेयर बाजार अगर बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा तो शेयर बाजार का भी आकार बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, कंपनियों का आकार बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, इसका मतलब कि हम ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, ज्यादा सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, लोग ज्यादा वस्तुओं सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं, और वो तभी संभव हो सकता है जब लोगों की आय बढ़े। तो मैंने कहा है कि ये तो अर्थव्यवस्था के पूरे विकास को दर्शाता है। तमाम ऐसी कंपनियां जिनके दाम बढ़ रहे हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है, वो अर्थव्यवस्था में ही कार्य करते हैं। अर्थव्यवस्था के लोग ही उनके उत्पादों को खरीदते हैं। तो निश्चित रूप से अगर अर्थव्यवस्था के लोगों की आय में वृद्धि नहीं होगी तो इन कंपनियों के उत्पादों के मांगों में भी वृद्धि नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ रहे हैं, और वो दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो वो परफॉर्मेंस अच्छा तभी हो सकता है जबकि आम जनता उनके उत्पादों की मांग करे। तो निश्चित रूप से ये इस बात का द्योतक है कि हमारी अर्थव्यवस्था में लोगों की इनकम बढ़ रही है, और इनकम बढ़ने का तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था का लाभ उन तक भी पहुंच करके जा रहा है जो कि पहले बहुत सारे उत्पाद नहीं खरीद पाते थे, अब वो खरीद रहे हैं। आपने बहुत अपने जवाब में बढ़िया एक बात कही कि लोगों की आमदनी बढ़ रही है, इसलिए वो उनकी परचेजिंग पावर, खरीद की क्षमता उनकी बढ़ रही है, इसलिए वो सामान खरीद रहे हैं, तब कंपनियां फल फूल रही, कंपनियों की आमदनी बढ़ रही है, इसलिए वह आकार बढ़ रहा है। तो आम लोगों की आमदनी बढ़ने का कारण ऐसा कोई सामने दिखाई नहीं देता। विपक्ष का यह आरोप है कि बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई है, नौकरी किसी को मिल नहीं रही, सरकार कोई नौकरी दे नहीं रही है। और जो कृषि का क्षेत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जब पहली बार चुनाव लड़ा तब कहा कि किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे। विपक्ष कहना है कि वो आमदनी दोगुना नहीं हुई। तो विपक्ष जो कह रहा है कि नौकरी भी नहीं मिल रही है और बेरोजगारी भी बढ़ गई, उसकी वजह से किसानों की आमदनी भी नहीं बढ़ी, तो आम लोगों की आमदनी कैसे बढ़ गई जो इतना ज्यादा वो खरीद रहे हैं और कंपनियां माला माल हो जा रही हैं? क्या कारण, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, या कैसा, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, 2 बातें। पहली चीज तो ये कि अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी विकास के साथ साथ असमानता बढ़ती है। तो ये तो सच्चाई है कि जो हमारा ऊपर का तबका है, जो ऊपर का स्टेटा है 10% या 20%, उसकी इनकम में ज्यादा तेज बढ़ोतरी हुई है। जो हमारे जनसंख्या का निचला तबका है, जो 10%, 20%, 30%, उनकी आय में उतनी तेजी से वृद्धि नहीं हुई है। अब जाहिर सी बात है कि अगर हमारे ऊपर की 20%, 30% की आय में भी अगर 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना वृद्धि होती है तो उसका भी असर अर्थव्यवस्था पर दिखेगा, शेयर मार्केट पर दिखेगा। तो शेयर मार्केट का हमेशा बढ़ना इस बात का द्योतक नहीं है कि उसका लाभ निचले तबके तक जा ही रहा है। ये हो सकता है कि शेयर मार्केट बढ़े, अर्थव्यवस्था ग्रो करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, लेकिन जो हमारा निचला तबका है उनकी इनकम में उतनी मजबूती से वृद्धि नहीं हो सकता है कि उनकी इनकम 1.5 गुना बढ़े, दूसरे की 5 गुना बढ़ जाए, 10 गुना बढ़ जाए।
ये कहा भी जाता है कि पूंजीपतियों की आय में कई गुना, अदानी अंबानी के इनकम में कई गुना वृद्धि हो। लेकिन देखिए, इसको देखने का मेरा जो नजरिया है वो थोड़ा अलग है। अगर अर्थव्यवस्था में विकास समग्रता से हो रहा है तो उसका लाभ अंततः रिस्क करके निचले तबके तक जाएगा। अगर वह विकास की दर, ये शुरू में ही हमारे जब 47 में भारत आजाद हुआ था और नेहरू के समय में जब नीतियां बनी तो उस समय भी हमारे योजनाकारों ने मांगा था कि एक रिशन प्रभाव होगा और हम ग्रोथ रेट हमारी बढ़ेगी तो उसका लाभ रिस्क कर नीचे तबके तक जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। फिर 71 में इसीलिए गरीबी हटाओ का नारा ले आना पड़ा। बाद में अनेक गरीबी और बेरोजगारी से संबंधित अनेक योजनाएं चालू हुई जो कि सीधे उस पर प्रहार करें, क्योंकि देखा गया कि वो लाभ रिस्क कर नहीं जा रहा, ऊपर ही अटक जा रहा। लेकिन जब हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि अपने ग्रोथ रेट को बढ़ाकर 8% या उससे ऊपर रखने में कामयाब हो जाएंगे, तब यह संभव हो पाएगा कि हमारे शेयर मार्केट का आकार भी बढ़कर के 10 ट्रिलियन हो जाए 2030 तक, 27 तक। यह भी संभव है कि हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर के 10 ट्रिलियन हो जाए 2030 तक। यह भी संभव है कि भारत विश्व की तीसरी चौथी बड़े आकार की अर्थव्यवस्था बन जाए। यह भी संभव है कि 2045-47 तक हम विकसित देश की कैटेगरी में आ जाए, हमारी प्रति व्यक्ति आय उतनी बढ़ जाए। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारी ग्रोथ रेट 8 से 10% तक लगातार चीन की तरह कई वर्षों तक वो बनी रहे, तब वो लाभ लीक करके निचले तबके तक जाएगा। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं आपसे कि पिछले कुछ वर्षों में, विशेषकर कोरोना के बाद से, सरकार ने बड़ा प्रयास किया है कि कीमतें कम हो, बेरोजगारी कम हो और आम लोगों पर उतना असर न पड़े। लेकिन निश्चित रूप से अगर आप देखें तो बेरोजगारी में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो थोड़ा सा अनपढ़ टाइप का बेरोजगार है, जो कम पढ़ा लिखा बेरोजगार है, उसमें बेरोजगारी का प्रतिशत पिछले कुछ 2-4 वर्षों में आप देखेंगे तो उसके पिछले 5 वर्षों के मुकाबले में बढ़ा है। ठीक है। उसका कारण ये रहा है, एक बड़ा कारण उसका ये रहा है कि हमारे विनिर्माण क्षेत्र में वो प्रगति नहीं दिखी है जो होनी चाहिए पिछले 5 वर्षों में। ये सच्चाई है। PLI स्कीम सरकार ले आई, उसको प्रमोट करने के लिए लगातार उसके साथ सरकार ने सब्सिडी दिया है। उसका असर अभी आपको दिखेगा 1-2 साल और बाद। ठीक है। तो ये निश्चित रूप से अभी के लिए अगर आप माने तो पिछले 3-4 वर्षों से जो बेरोजगारी की, हालांकि कोरोना के बाद से इसमें काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी वो बेरोजगारी ज्यादा है। कीमतों की भी अगर हम बात करें तो अगर आप वैश्विक लेवल पर देखें तो भारत में कीमतें सर्वाधिक नियंत्रित हैं। और ये विपक्ष हो चाहे विपक्ष हो, रिजर्व बैंक ने बहुत काबिले तारीफ काम किया है। उसने न तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ने दी, न तो कीमतें उस लेवल तक बढ़ने दिया। यूरोप, अमेरिका, वो सारे देश महंगाई से परेशान हैं। इफरात का उन्होंने मुद्रा छापा, मुद्रा आपूर्ति बढ़ी, लेकिन हमारे यहां मुद्रास्फीति उस लेवल तक नहीं जाई, अभी भी कंट्रोल में है। लेकिन जो रोजमर्रा के उपभोग की वस्तुएं हैं, आम जनता के जो उपभोग की वस्तुएं हैं, उसमें निश्चित रूप से अभी अगर पिछले 2 साल से बात करें तो अभी उतनी कमी नहीं आई है जिससे आम आदमी के जीवन पर थोड़ा असर पड़े। तो वहां असर है और ये मुद्दा आपको चुनाव में भी दिखेगा। 50% से ज्यादा लोग जो है इस बात को लेकर चिंतित हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और कीमत वृद्धि वाला ही है। तो निश्चित रूप से अभी उस मोर्चे पर सरकार को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। लेकिन अगर हम दूसरे देशों से अगर हम तुलना करें तो ये हमारी पिक्चर भारत की कुछ ज्यादा, मतलब क्या महंगाई एक वैश्विक संकट है, आप ऐसा कह रहे हैं? इस समय कोरोना काल के बाद दुनिया भर में बढ़ी है, लेकिन उनकी अनुपात में भारत में महंगाई नियंत्रित है उस अनुपात में, जिस अनुपात में विदेशों की बात कर रहे हैं। में, अमेरिका में जहां महंगाई की दर 1% और 2% रहा करती थी जी, वहां आज 8 और 10% है जी। अमेरिका जैसे देश जो है, जो कि महंगाई जैसे लेके मुद्दे को लेकर के पिछले 3-4 साल से परेशान है। फेडरल बैंक वहां का, जो कि एक अपने गरिमापूर्ण वक्तव्य के लिए जाना जाता था कि वो स्पष्ट रूप से ये बता पाएगा कि अगले 3 महीने में हम क्या करने वाले हैं। वो कंफ्यूज्ड दिखता है कि वो दर बढ़ाएगा कि घटाएगा। अभी मार्केट कंफ्यूज्ड है, वहां के लोग कंफ्यूज्ड हैं। क्यों? क्योंकि महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।
दरें बढ़ाने के बावजूद आज स्थिति ये है कि इफरात की लिक्विडिटी मार्केट, तो फिर लेकिन हमारी सरकार जो है इसमें सफल रही। डॉक्टर साहब 20 में मैं ठोक रहा हूं, तो भारत में जो नेता, उनमें पढ़े लिखे भी नेता हैं जो वैश्विक गतिविधियों पर नजर रखते हैं, क्या उनको विश्व में जो ये महंगाई का स्तर है और भारत में जो महंगाई का स्तर है, दोनों में दिखता नहीं होगा फर्क कि क्या है, वहां क्या है, यहां क्या है? इसके बाद भी अगर वो कहते हैं भारत में बहुत महंगाई आ गई, आम जनजीवन त्रस्त है, आम आदमी बिल्कुल परेशान है, तो क्या वो उससे तुलना नहीं करते होंगे क्या? रणविजय जी, ये थोड़ा राजनीति का सवाल है। हमारे नेता जो है उनको वोट लेना है, वो तुलना क्यों करेंगे? वो तो जनता को सिर्फ ये बताएंगे नहीं भाई कीमतें बढ़ रही हैं, और जनता भी तुलना नहीं करती है। ठीक है, अर्थशास्त्री तुलना करेंगे। ठीक है, उससे जो उस पर चिंतन करने वाले लोग हैं, जो पढ़ने लिखने वाले जो रिसर्चर्स हैं, वो तुलना करेंगे। जनता तो तुलना करती है कि पहले कितना था, कितना हो, दूसरे देश से थोड़ी तुलना करेंगे। डॉक्टर साहब, एक डेटा और आया सामने जिसमें कहा गया कि पिछले एक दशक में भारत सरकार ने देश की जो इंफ्रा परियोजनाएं हैं उनमें और अन्य सेक्टरों में करीब 8 ट्रिलियन डॉलर का निवेश किया, जबकि 1947 से लेकर 2014 तक के बीच में जो कुल निवेश था वह उसमें सरकार का भी था और निजी जो मकान बनाने समेत था वो, और विदेशी जो निवेश आया वो सब मिलाकर के 14 ट्रिलियन डॉलर का था। 10 साल में 50% से ज्यादा का निवेश हुआ। क्या उसका रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ा होगा क्या? और दूसरा एक उसी में डेटा और है, एक एजेंसी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 52 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। यह रोजगार नियोजित सेक्टर, अनियोजित सेक्टर में मिलाकर है, और बड़ा हिस्सा इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट हो रहा है उसमें मिला। उसके अलावा जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं उनसे मिला। 2014 में एक बात विपक्ष के नेताओं ने नरेंद्र मोदी की पकड़ी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सालाना 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो अगर हम उस 52 करोड़ से इस सालाना 2 करोड़ रोजगार की बात करें तो इस हिसाब से तो ये 24 करोड़ 10 साल में होना चाहिए था। वो कह रहा है कि 52 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। इसको क्या किस संदर्भ में देखते हैं? मतलब वो डेटा गलत होगा या ये कुछ बात दोनों का कोई तालमेल नहीं बैठता दिखता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि किस एजेंसी को आप कोट करते हुए डेटा दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 1947 के बाद से 1991 तक तो सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश हुए और सरकार ने काफी कुछ काम किया। उसके बाद 91 के बाद से जरूर नीतियां परिवर्तित हुई, निजी क्षेत्र को ज्यादा महत्व दिया गया। डीएसपी नाम की एक एजेंसी है, हाँ। कल ही मैंने 2 दिन पहले ही अखबार में इस बात को पढ़ा था, हाँ। तो उसी पर मैं कह रहा हूं। उस एजेंसी का जो वक्तव्य है जिसमें उसने कहा 8 ट्रिलियन डॉलर की निवेश एक दशक में हुआ और 1947 से लेकर 2014 तक के बीच में कुल 14 ट्रिलियन डॉलर का निवेश हुआ। नहीं, ये निश्चित रूप से मोदी सरकार के आने के बाद से, विशेषकर 2015 के बाद सरकार ने पूंजीगत निवेश बढ़ाया है और यह वृद्धि पिछले सरकारों की अपेक्षा काफी ज्यादा रही है। पिछले सरकारों में राजस्व व्यय ज्यादा तेजी से बढ़ा था। जहां तक मुझे याद है, वो राजस्व व्यय में पिछले कांग्रेस के सरकार में ज्यादा तेज वृद्धि हुई थी, पूंजीगत व्यय में उतनी तेजी से वृद्धि नहीं हुई थी। लेकिन मोदी सरकार ने आधारिक संरचना संबंधी परियोजनाओं पर बहुत अधिक खर्च किया है और इन परियोजनाओं पर खर्च करने के कारण निश्चित रूप से रोजगार में भी वृद्धि हुई। एक तो प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार में वृद्धि हुई, दूसरा उसके कारण जो निजी निवेश बढ़ा, वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रहा हो या देश के उद्यमियों द्वारा निवेश रहा हो विभिन्न क्षेत्रों में, उसके कारण भी रोजगार बढ़ा है। लेकिन
ये 52 लाख जो आप जो है 52 करोड़ वाली जो बात कह रहे हैं, ये मुझे नहीं लग रहा कि 52 करोड़ वाली बात में एजेंसी ने जो ये दिया कि जिसमें इंफ्रा परियोजनाएं हैं, जनधन खाते से आया और तमाम जो मुद्रा लोन है, उसके अलावा तमाम पीएलआई स्कीम आई, मोबाइल सेक्टर में जो सरकार ने पीएलआई स्कीम लाई, तो मोबाइल सेक्टर में आज की तारीख में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया। तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना, तो जाहिर बात है प्रोडक्शन हो रहा होगा, फैक्ट्री खुली होगी, लोगों को रोजगार मिले होंगे, तभी बना होगा। सरकार ने जो विभिन्न योजनाओं के तहत जनता को लोन उपलब्ध कराया है, उस लोन से स्वरोजगार बढ़ा है जी। स्वरोजगार के साथ साथ निश्चित रूप से स्वरोजगार को रोजगार नहीं माना जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल वो रोजगार ही है। वो सरकार जो लोन दे रही है स्वरोजगार शुरू करने के लिए, एक व्यक्ति अगर बैंक से 1 करोड़ का या 10 लाख का लोन लेकर के कोई रोजगार शुरू कर रहा है, वो भैंसे ही खरीद करके उसका दूध बेच करके अगर रोजगार अपने लिए पैदा कर रहा है, उसमें एक आध दो और लोगों को लगा रहा है, तो वो रोजगार सृजन ही होगा। अब ये है कि उसको दूसरा जो विपक्ष देख रहा है वो उसको रोजगार के रूप में देख रहा है कि नहीं देख रहा है, लेकिन वो रोजगार है। तमाम ऐसी योजनाएं पहले भी आईआईडीपी जैसी रही है जिसमें स्वरोजगार संपत्ति निर्माण के जरिए स्वरोजगार उत्पन्न करने की बात कही गई थी। तो निश्चित रूप से संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन हुआ है, थोड़ा सा असंगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन कम हुआ है। उसका कारण एक तो डिमोनेटाइजेशन रहा, उसके बाद जीएसटी का लागू होना रहा, तो असंगठित क्षेत्र में थोड़ा रोजगार में कमी आई, क्योंकि वो एक 2-3 साल का पीरियड रहा। वो अभी भी कई उद्योग उसके कारण प्रभावित हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो एक तरह से ऑर्गेनाइज होते जा रहे हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जीएसटी संग्रहण भी बढ़ रहा है, रोजगार में भी वृद्धि हो रही है। लेकिन अभी भी संकट क्या है कि विशेष रूप से जो पढ़ा लिखा तबका है वो पढ़ लिख तो लिया है, लेकिन बाजार के अनुरूप उसकी योग्यता नहीं है। ठीक है। तो एक वो तबका है जो कि बेरोजगार है और वो नौकरियां ढूंढ रहा है, लेकिन बाजार को जिस तरह के योग्य लोग चाहिए उस तरह के योग्य लोगों की कमी है। मतलब ये एक विडंबना वाली बात। स्किल्ड नहीं, जो शिक्षा एजुकेशन की क्वालिटी चाहिए, वो फैक्ट्रियों के अनुकूल चाहिए, या जो डिमांड है उसके अनुकूल एजुकेशन, उसके अनुकूल स्किल नहीं, तो उसमें दोनों में विरोधाभास है। एजुकेशन कुछ है, जरूरत कुछ है, ऐसा ये हमारी शिक्षा पद्धति का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है कि जो स्किल बाजार को चाहिए, जो स्किल कंपनियों को चाहिए, वो स्किल हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। हम शिक्षित बेरोजगार तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन शिक्षितों में वो योग्यता पैदा नहीं कर रही है हमारी शिक्षा पद्धति, जो कि बाजार की मांग के अनुरूप उन्हें रोजगार दे पाए। और इसीलिए आपको दिखेगा कि शिक्षित तबके में बेरोजगारी भी हाल के वर्षों में बढ़ी है, और इधर जो बेरोजगारी है उसका एक बड़ा कारण आपका कोरोना संकट भी था। कृषि क्षेत्र में अभी भी श्रम शक्ति का बोझ ज्यादा है, और कृषि क्षेत्र की जो अतिरिक्त जनसंख्या है उसको खपाने के लिए जितना रोजगार सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को सृजित करना चाहिए, ये सच्चाई है। उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन उस अनुरूप रोजगार बढ़ा पाने में हमारा औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र, असफल रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था 2030 तक बढ़ करके $10 ट्रिलियन तक हो जाएगी। सेंसेक्स 2027 तक बढ़ करके 10 ट्रिलियन तक हो जाएगा। देश की इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा और अन्य हिस्सों में जो मजबूती आएगी, तो उसका आम जो जनजीवन है, देश की अर्थव्यवस्था के बढ़ने से, कंपनियों की पूंजी बढ़ने से, जो देश का आम नागरिक है, गांव में रह रहा है, उसके जनजीवन में भी कुछ हालांकि कुछ हिस्से में आपने बताया कि इससे जब लोगों की आमदनी बढ़ी तो उनके खरीद क्षमता बढ़ी, इसलिए कंपनियों का पूंजी बढ़ रहा है। तो जो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, जो पूरी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होने की बात हो रही है, तो उससे भी कुछ लोगों का भला होगा। देखिए, ऐसा है कि ये विपक्ष भी और जनता भी, हमको अब तक ये घुट्टी पिलाई जाती रही है जी
कि पूंजीपति खराब होते हैं। जी। अंबानी की पूंजी बढ़ गई, टाटा की पूंजी बढ़ गई, बिरला की पूंजी बढ़ गई। वास्तव में ये संपत्ति के निर्माण करता है जी। ये पूंजी क्रिएट करते हैं। अगर किसी उद्योगपति की पूंजी 1 लाख करोड़ रुपए अगर हो गई तो यह 1 लाख करोड़ रुपया जी वो अपने घर में लेकर के नहीं बैठा है, ये उसकी कंपनियों का बाजार पूंजीकरण है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वो बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहा है, उसने लाखों लोगों को रोजगार दे रखा है, वो हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर एक बिजनेस हाउस बढ़ता है, उसका विस्तार होता है, तो उसका लाभ देश की जनता को भी मिलता है। अब जिस पूंजीवादी व्यवस्था के तहत यह पूरा विकास चल रहा है, उसमें ये असमानता बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। ये उसकी प्रकृति है कि असमानता बढ़ेगी। एक जो ऊपर का तबका है उसका ज्यादा तेजी से उसकी पूंजी बढ़ेगी, नीचे के तबके की पूंजी धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि वह अगर बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहा है तो ज्यादा लोगों को रोजगार बढ़ रहा है, दे रहा है, ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है तो ज्यादा लोगों की इनकम बढ़ रही है। अब सरकार की यहां भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, एक और बात मैं यहां कह दूं कि जब कोई एक नई आर्थिक वृद्धि सृजित होती है तो जितना वो प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार पैदा करती है उससे ज्यादा अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार पैदा करती है। एक इंडस्ट्री लगी तो उस इंडस्ट्री के एक तो हुआ कि डायरेक्ट कितना रोजगार मिला, फिर उस इंडस्ट्री में कच्चा माल ढूंढने वाला, सामान को ढूंढने वाले के लिए कितने ट्रक की जरूरत पड़ेगी, कितने ड्राइवर, कितने खलासी, फिर टायर पंचर होगा तो टायर के पंचर बनाने वाले की, अगल बगल चाय की दुकान, पान की दुकान, हजारों लोगों को रोजगार जो है अन्य गतिविधियों में मिलता है। तो जब किसी कंपनी का विस्तार होता है तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर उसके रोजगार में वृद्धि होती ही होती है। दूसरी बात मैं जो कह रहा था कि यहां सरकार की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार का काम उत्पादन करना नहीं है, सरकार का काम खुद पूंजीपति बन जाना नहीं है। सरकार का यही काम है कि वह इन पूंजीपतियों को, इन कंपनियों को किस तरह से रेगुलेट करती है, किस तरह से कंट्रोल करती है, जिससे इसका लाभ रिस करके उस जनता तक भी पहुंचे जो जहां तक नहीं, अच्छा जो उपेक्षित है उसके लिए सरकार कौन सी स्कीम लेके आ रही है, उनको सरकार कैसे शिक्षित कर रही है, उनको सरकार जो मतलब सरकार का काम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और सरकार को फोकस वही करना चाहिए कि जो उपेक्षित तबका है उसको हम मेन स्ट्रीम में कैसे ले आए। ये सरकार का काम। आपने सरकार का काम अदानी अंबानी को रोकना नहीं। मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, आपने बहुत बढ़िया एक बात कही कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, फैक्ट्री चलाना नहीं है। विपक्ष का यह आरोप, अब दो सवाल में राजनीति क्योंकि उससे जुड़ी हुई है, विपक्ष का यह आरोप है कि नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आए तब से सरकार की सभी बड़े जो सार्वजनिक फैक्ट्रियां थी उनको या बेच दे रहे हैं। सब कुछ इनको बेच दिया, कुछ उनको बेच दिया, ये भी बेच दिया, वो भी बेच दिया, सब बेच दिया। आप कह रहे हैं सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, तो क्या ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इन्होंने सब कुछ जब बेच डाला तो अर्थव्यवस्था कैसे इतनी तेजी से बढ़ जा रही है? देखिए, ये सिर्फ जनता को भरमाने का मुद्दा है। सरकार ने 2014 के बाद जितने सरकारी क्षेत्र के बैंक थे उनका, जिसको हम बोलते हैं ना एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जी जी, मतलब अगर वो आप यूं कह लीजिए मोटे तौर पर आम जनता के समझने के दृष्टि से कि वे ऋण बैंकों ने, मतलब बैंकों के वे ऋण जिनके लौटने की संभावना नहीं है, 2 साल से नहीं आया, वो लग रहा है कि वो नहीं लौटेगा, तो इस तरह के जो जिनको हम बोलते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, उनका प्रतिशत जो है 2014 में जितना था वो घट करके 1/4 हो गया, 1/4 से भी कम, 2% 3% हो गया। सारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लाभ कमा रहे हैं। सारी वो कंपनियां, वो तेल कंपनियां हो, चाहे आपके डिफेंस से रिलेटेड सेक्टर हो, HAL, आपका भारत डायनेमिक्स, BEML, BEL,
आज से 10 साल पहले की अपेक्षा 15 गुना 20 गुना उनके दाम बढ़ गए। तो उस समय जितना उनका पूंजीकरण था, आज उसका पूंजीकरण मतलब अगर उस समय वो 100 रुपए की थी कम जो है, तो आज वो 1500 रुपए की है, 2000 रुपए की है। सरकार ने क्या किया? सरकार ने उनको ज्यादा स्वतंत्रता दी, सरकार ने उनके ऑटोनॉमी को बेहतर किया, सरकार ने उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए बात की। अब वो जब पहले से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, पहले से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पहले से ज्यादा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। और वो प्रॉफिटेबिलिटी का फायदा सरकार को भी हो रहा है। भाई सरकार को वो लाखों करोड़ रुपया लाभ कमा करके दे रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? अगर हम जो है, अगर 100 रुपया में से सरकार ने कहा कि भाई 100 रुपया हमारी ये पूंजी है, चलो हम 40 रुपया बाजार में बेच दे रहे हैं, 60 रुपया अपने पास रखेंगे, वो 60 रुपया अब बढ़ करके 6000 रुपया हो गया, उसका पूंजीकरण बढ़ा है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, उनको उन्होंने ज्यादा बेहतर बनाया। मतलब आप कह रहे हैं कि वो बेचना ठीक था, अच्छा था, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक लगा रहा वो ठीक नहीं है, है। वो बेचना ठीक था एक तरीके से। दूसरा एक सवाल है डॉक्टर साहब, विपक्ष वही फिर मैं वही पहले शुरू में जो क्वेश्चन था बेरोजगारी का मामला, क्या ये पिछले 10 वर्षों में ही बेरोजगारी अचानक बढ़ गई? जो महंगाई है ये 10 वर्षों में ही आ गई, इसके पहले क्या बेरोजगारी नहीं थी? सबको रोजगार मिल रहे थे और महंगाई तब नहीं थी? क्या महंगाई इतनी कम हुआ करती थी जिसके सब लोग प्रसन्न हुआ करते थे? तो केवल इन दो बातों का जवाब मैं चाहूंगा कि जरा बताएं एक अर्थशास्त्री होने के नाते कि 10 साल में ही क्या बेरोजगारी सब बढ़ गई और महंगाई सारी 10 साल में आ गई, या पहले भी हुआ करती थी और ये एक राजनीतिक ट्रेंड है कि जिसकी सरकार होती है विपक्ष उसके खिलाफ आरोप लगाता ही है? अब यहां 2 बातें मैं आपको बता दूं। जैसे अभी मैं सार्वजनिक क्षेत्र की बात इसके पहले आप कर रहे थे, तो देखिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विवाद जो है ये राजनीतिक रूप से उठाया जाता है, लेकिन अर्थ जगत में भी इस पर बहुत वाद विवाद होते रहे हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कोई उद्यम सरकार चला रही है या निजी क्षेत्र चला रहा है। सरकार का काम बेसिकली शासन करना है, और शासन करने का मतलब ये होता है कि हर एक व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करे और जो कंपनियां उत्पादन कर रही हैं वो भी सुरक्षित महसूस करें, निवेश का उचित माहौल हो। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है जो मैं कहना चाह रहा हूं वो है निवेश के लिए, उत्पादन के लिए एक बेहतर वातावरण बनाना, प्रतियोगिता के लिए एक बेहतर वातावरण बनाना। अगर वह बेहतर वातावरण है तो उसमें निजी क्षेत्र भी ग्रो करेगा, सार्वजनिक क्षेत्र भी ग्रो करेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, आय भी बढ़ेगी। वह एक बेहतर वातावरण बनाने में मोदी सरकार सफल रही है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। उसी का परिणाम है कि हमारी अर्थव्यवस्था का भी आकार बढ़ रहा है, उसी का परिणाम है कि शेयर बाजार भी बढ़ रहा है। क्योंकि शेयर बाजार तो भाई वो हवा में थोड़ी बढ़ेगा, मोदी चाह करके थोड़ी शेयर बाजार बढ़ा देंगे। वहां जो निवेशक पैसा लगा रहे हैं, बाहर के निवेशक, बड़े बड़े निवेशक जो कि पूरा अध्ययन करके उनको देख रहा है ना कि आगे अर्थव्यवस्था और बढ़ने वाली है, तमाम जगहों पर युद्ध हो रहे हैं, दूसरे देशों की हालत खराब है और भारत ग्रो कर रहा है, भारत में उनको संभावना दिख रही, तब ना पैसा लगा रहे हैं, तब ना शेयर मार्केट बढ़ रहा है। आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं। आज के साल भर बाद क्या हो जाए, अचानक फिर कोरोना टाइप का कोई चीज आ जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, तो उसके लिए एक बिल्कुल स्पष्ट नहीं भविष्यवाणी कोई की जा सकती है। बेरोजगारी और महंगाई ये हमेशा से रही है, वो थोड़ा परसेंटेज कम ज्यादा होता रहा है। अब सवाल यह है कि विपक्ष जो उस समय विपक्ष में उस मुद्दे को कितना भुना ले जाता है। ठीक है, वास्तव में जो बेरोजगारी और जो महंगाई है वो हमेशा से रही है, हमेशा से कीमतें बढ़ती रही हैं, कीमतें डबल डिजिट में बढ़ती रही है, 10% से ज्यादा रही है। ये तो 4 से 6% के बीच में तो रिजर्व बैंक एक्टिव हो जाता है, उसके बाद जो है वो तुरंत उसके लिए काम करने लगता है, सरकार उसके लिए काम करने लगती है। बेरोजगारी के लिए भी सरकार, अब ये बेरोजगारी जो है उसके लिए ग्लोबल, भाई अगर मान लीजिए ग्लोबल डिमांड कम हो जाएगी तो हमारे जो एक्सपोर्ट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो उसमें सरकार का क्या दोष है? अब सरकार धीरे धीरे प्रयास करके फिर उसको डिमांड बढ़ाने के लिए काम करेगी ना, ये सब चलता रहता है। कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र में
यह कहा कि जब हम यदि सत्ता में आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, हमारा गठबंधन चुनाव जीत जाता है, तो जो नरेंद्र मोदी सरकार अभी गरीबों को 5 किलो का राशन दे रही है, उसको बढ़ाकर 10 किलो कर देंगे, महिलाओं को 1-1 लाख रुपया देंगे, बेरोजगारों को 1-1 लाख रुपया देंगे। तो एक चीज ये बताएं, जब सरकार अभी 5 किलो राशन और किसानों को 6-6 हजार रुपया देने में उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है, कई जगहों मैंने ये देखा कि तमाम काम उन खर्चों की वजह से इधर जो परियोजनाएं हैं उनको पैसे नहीं मिल पाते, तो वो धीमे हो जाते हैं या कभी कभी बंद जैसे हो जाते हैं, उनको पैसा आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो दो छोटे हिस्से में अगर सरकार की कमर टेढ़ी हो जा रही है, तो अगर राहुल गांधी वाली कांग्रेस की सरकार यदि बन जाती है, तो इस पैसे को कहां से लाएं, कैसे देंगे? क्या तब भी सर इसी तरह विकास होता रहेगा या अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क पड़ेगा? थोड़ा सा जरा साफ करें, क्या है? आम लोग इसको कुछ जानना समझना चाहते हैं। देखिए, ये लोक लुभावन नारे हैं, ये उस पार्टी की दृष्टि से अच्छी पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूं कि ना सिर्फ ये बैड इकोनॉमिक्स है, बैड पॉलिटिक्स भी है। क्योंकि इस तरह की घोषणाओं से आप कुछ वोट जरूर पा सकते हैं, लेकिन अंततः सरकार में आने के बाद आपके लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसे कदम हैं जिससे सरकार का राजकोषीय घाटा बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा, उस पर असर पड़ेगा, और उसमें भी विशेष रूप से जो उसका राजस्व घाटा है, जो रेवेन्यू डिफिसिट है, वो बढ़ेगा। सरकार के पास कम पैसे बचेंगे जिससे वह विकास के दूसरे कार्य कर पाए। मोदी सरकार की, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया, एक बहुत बड़ी खासियत ये रही है कि इसमें राजस्व घाटा लगातार कम हुआ है, और राजकोषीय स्थिरता के लिहाज से भी इस सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार बेहतरी से काम किया है। कोरोना के प्रभाव के बाद भी आज सरकार इस स्थिति में है कि वह राजकोषीय घाटा को घटा करके जीडीपी के 3-3.5% तक ले आए, और सरकार ने पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ाया है। निश्चित रूप से जो ये जिन घोषणाओं की बात आपने की, इससे सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होगी, सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। सरकार उन परियोजनाओं में जिससे कि अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना मजबूत हो, जिससे अर्थव्यवस्था की बेहतरी हो, उस तरह की परियोजनाओं में सरकार कम व्यय कर पाएगी। मेरी समझ से अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं। तो क्या कांग्रेस देश के बारे में नहीं सोचती होगी क्या, कि केवल जनता की बल्ले बल्ले करने में ज्यादा मौज है, देश के बारे में नहीं सोचती? कुछ तो सोचा ही होगा, भाई हम ये पैसा ले आएंगे और ये बांट देंगे। जनता की तो बल्ले बल्ले हो ही जाएगी, देश की जो होगा होगा। कुछ लोगों की बल्ले बल्ले होगी, लेकिन एक बुरा प्रभाव इसका आगे ये पड़ेगा कि इससे महंगाई और तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाएगा और उत्पादन गतिविधियों में जब पैसा नहीं लगता है तो इससे मुद्रास्फीति भी बढ़ने का खतरा रहता है। तो जनता की बल्ले बल्ले नहीं होगी, जनता को ये भ्रम है, क्योंकि वास्तव में सरकारें जो पैसा जनता को देती हैं वो जनता के ही कर का पैसा है, जनता को देती हैं। अब सवाल यह है कि सरकार उस पैसे का इस्तेमाल इस रूप में करे जिससे कि एक बड़ी जनता का फायदा हो और उसका कुछ उत्पादक प्रयोग हो, जिससे कीमतें ना बढ़े, कीमतें भी कंट्रोल में रहें। तो एक जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये बुरा अर्थशास्त्र भी है और बुरी राजनीति भी है। ये वोट पाने के लिए, सरकार बनाने के लिए पार्टियां किसी भी लेवल तक जाती हैं तो मुफ्त की घोषणाएं करती हैं। ये दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर नहीं है, न तो राजनीति के लिए बेहतर है। ठीक है, अंतिम सवाल है, और जो हमारे ख्याल से बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। कर्मचारियों की ये बहुत बड़ी पीड़ा है, या कह लिए बहुत बड़ी पीड़ा है, या हो सकता है उससे आप भी प्रभावित होंगे, एक शिक्षक होने के नाते आप भी प्रभावित होंगे। कर्मचारियों का कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब महंगाई भत्ता कभी 7%, कभी 8%, 9%, 10% बढ़ता था। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई तभी कभी 2.5%, 3.5%, 4%, 4.5%, इसी तरह बढ़ता है। ज्यादा
बढ़ता ही नहीं, पहले की तरह बढ़ता ही नहीं, हमारी तनख्वाह इससे कम बढ़ पा रही, महंगाई भत्ता और ज्यादा बढ़े तो हमें ज्यादा पैसा मिले। ये क्या मामला महंगाई भत्ते वाला जो है, तो कर्मचारी बहुत परेशान है, हमारा महंगाई भत्ता बहुत कम बढ़ रहा है क्या कि उसके लिए एक सेट फार्मूला है। कांग्रेस गवर्नमेंट थी चाहे कोई गवर्नमेंट थी, तब भी उसी फार्मूले के तहत महंगाई भत्ता का आकलन होता था, और अभी भी उसी के तहत जो है वो महंगाई भत्ते का आकलन होता है। तो सरकार नहीं निर्धारित करती, उस फार्मूले से जितना निकल करके महंगाई भत्ता आता है। हाँ, इतना जरूर है कि तो महंगाई भत्ते का महंगाई से भी कोई तालमेल है कि ये केवल बिल्कुल, महंगाई भत्ता वो जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसी के बेसिस पर महंगाई भत्ता निकाला जाता है कि भाई पिछले 6 महीने में कीमतों में कितनी वृद्धि, उस हिसाब से महंगाई भत्ता कितना, वो तो एक सेट फार्मूला है, सरकार नहीं तय करती। तो क्या जो कांग्रेस समय महंगाई भत्ता ज्यादा मिलता था तो इसका मतलब ज्यादा महंगाई हुआ करती थी क्या? नहीं, या अब महंगाई भत्ता कम मिलता तो कम महंगाई हो गई क्या? जैसे होता क्या है कि जैसे बेस चेंज होता रहता है ना, जैसे जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस है, पहले बेस 90-91 था, फिर 2001 फिर 13-14 हुआ, तो बेस बदलता, तो बेस के हिसाब से अब जैसे पहले अगर बेस 100 था और महंगाई उस हिसाब से बढ़ करके 250 हो गई तो 150% बढ़ गई, और फिर जो है हमने जब 250 उसी को 100 बेस बना दिया तो उसके हिसाब से वहां से बढ़ गई। अब जो पहले जो अलग अलग पे कमीशंस आते हैं वो अब पहले जो बेस वेतन का वो 5,000 था, वो बढ़ करके 15,000 हो गया, तो भाई 5,000 पर महंगाई भत्ता जो है अगर वो ज्यादा लग रहा है, 15,000 पर जाहिर सी बात है कम लगेगा, वो बेस का असर है ना वो। तो क्या महंगाई भत्ता कम बढ़ाना पड़े इसलिए सरकार ने बेस बदल दिया क्या? नहीं, ऐसा नहीं, ये सिर्फ कर्मचारियों का भ्रम है। महंगाई भत्ता का वो सेट फार्मूला है, आप उस फार्मूला से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो एक सेट फार्मूला है, उसमें सरकार तय नहीं करती है, उसके हिसाब से निर्धारित होता है। और महंगाई के हिसाब से वेतन भत्तों में जो बढ़ोतरी हो रही है वो ठीक है, मेरे समझ से उसमें कमी नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुना कि डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह जी ने बिल्कुल बेबाकी से यह बताया कि कैसे महंगाई का क्या स्वरूप है, क्या कारण है, और बेरोजगारी अब क्या है, उसका क्या कारण है, और अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो उसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है, आम आदमी को भी उसका फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है, यह भी आपने डॉक्टर साहब से सुना। तो अगले वीडियो में हम फिर आपको किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।